सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्जाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम मंथन। आज की जो क्लास है उसमें हम दो टॉपिकों पर बात करने वाले हैं, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, या फिर कह सकते हैं खिलाफत आंदोलन और उसके बाद शुरू होता हमारा असहयोग आंदोलन। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कारण किस प्रकार के थे, यानी कौन से कारण पैदा हुए जिसके कारण हमें खिलाफत आंदोलन शुरू करना पड़ा, और क्या कारण रहे जिसके कारण हमें असहयोग आंदोलन शुरू करना पड़ा। कहीं ना कहीं खिलाफत आंदोलन में हमें हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिलती है। इसके पीछे क्या कारण रहे, जबकि 1905 के बंगाल विभाजन के समय हमें हिंदू मुस्लिम अलग अलग होते हुए दिखाई दिए, लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि हमें खिलाफत आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम एक होते हुए दिखाई दिए। ठीक है, उस पर बात करेंगे, साथ ही साथ हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन पर। ठीक है, तो आज दो टॉपिक कवर होने वाले हैं आपके, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो चलिए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तीन घटनाएं को याद रखना है आपको। तीन घटनाएं कौन कौन सी हैं कि 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मेल मिलाप हो जाता है, यानी उनमें आपस में संगठन हो जाता है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। ठीक है ना, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोनों आपस में मिल जाते हैं, सहमति हो जाती है। ठीक, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को अपना लिया था या फिर ये सदस्य एकजुट हो गए थे, भाईचारा हो गया था, नहीं। वही वाली बात है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। चूंकि दोनों ब्रिटेन से दुश्मनी थी, इसलिए दोनों आपस में दोस्त हो गए। इनका कहने का मतलब सीधा सीधा ये था कि हम दोनों मिलकर अंग्रेजों से लड़ेंगे, आपस में भी लड़ेंगे, वो बात अलग है, लेकिन हम कभी भी ऐसा ना हो कि मुस्लिम लीग जाकर सहायता करने लगी है किसकी, अंग्रेजों की, और हम एक तरफ हो जाएं, कांग्रेस नहीं। आप आपस में लड़िए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बात आएगी ब्रिटेन से लड़ने की या फिर अंग्रेजों से लड़ने की, तो हम एक साथ खड़े होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा लखनऊ समझौता 1916 का। उसके बाद देखते हैं रोलेक्ट एक्ट, जिसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता है, जिसके संबंध में दो हमारे जो नेता थे उन्हें पकड़ लिया गया। कौन कौन? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को पकड़ लिया गया था, जिसके कारण रोलेक्ट एक्ट के कारण ही हमें देखने को मिलता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हमें देखने को मिलता है क्या? खिलाफत आंदोलन। ऐसा नहीं है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कारण जो पैदा किया वो जलियांवाला बाग ने खिलाफत आंदोलन के लिए कारण पैदा किए, नहीं। खिलाफत आंदोलन का कुछ और ही कारण था, ये अपने देश का कारण नहीं था। सबसे बड़ी बात ये है, देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जब लगभग खत्म हुआ तो दो गुट थे। कौन कौन से? मुख्य रूप से दो गुट थे। हमें प्रथम विश्व युद्ध नहीं पढ़ना है, हमें कारण देखने हैं। ठीक है, दो गुट थे। कौन कौन? गुट नंबर 1 और गुट नंबर 2। गुट नंबर 1 में ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश, जबकि गुट नंबर 2 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ओटोनोमन। ओटोनोमन मतलब ओटोनोमन या फिर ओटोनोमस देश कहा जाता है, साम्राज्य कहा जाता है, जिसके अंतर्गत अरब, इराक, सीरिया और फिलिस्तीन जैसे देश आते हैं, जो कि लगभग कंप्लीटली मुस्लिम देश हैं। ठीक है, तो इनके साथ युद्ध हुआ। गुट नंबर 1 की जीत हो जाती है, गुट नंबर 2 हार जाता है, यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ओटोनोमन जो साम्राज्य है वो हार जाते हैं, जिसके कारण ब्रिटेन जो है ऑटोनोमन जो साम्राज्य था, कंट्री थी, उनके साथ समझौता करता है, और वहां पर एक पद होता है खलीफा का। किसका? खलीफा का एक पद होता है। किसका? खलीफा। ठीक है, ये समझ लीजिए, मुसलमानों में, मुस्लिम में जो जितने भी धार्मिक कार्य हैं उन्हें देखना, या फिर जो खलीफा होता था वो सभी देशों में सबका साम्राज्य चलाता था, सबसे बड़ा होता था, सबसे उच्च पद होता था। जो खलीफा था उसका पद समाप्त करने की बात आ गई। समाप्त किस प्रकार करना कि जो ओटोमन साम्राज्य था, मान लीजिए ये है हमारा, ठीक है ना, इसमें पूरे में ओटोनोमन या ओटोनोमस साम्राज्य है, इसे छोटे छोटे भागों में बांटने की साजिश करी। ठीक है ना, छोटे छोटे भागों में बांटना शुरू किया। जब छोटे छोटे भागों में बांटा जाएगा तो इनकी जो एकता है वो समाप्त होगी। इसी के कारण यहां से एक आंदोलन शुरू होता है। कहां से? ये साम्राज्य है ओटोनोमन साम्राज्य, यहां से एक आंदोलन शुरू होता है। ये अपने दूतों को अलग अलग देशों में भेजते हैं और कहते हैं जाकर मुसलमानों से कहिए कि उनका खलीफा या फिर उनका जो साम्राज्य है, ठीक है, वो खतरे में है। ठीक,
तुम्हारा धर्म खतरे में है, जाकर हर एक मुसलमान से ये बात कहिए। और वो अलग अलग देशों में गए, उन्होंने सभी मुसलमानों से कहा, कुछ भारत भी आए, उन्होंने भारत के मुसलमानों से भी कहा। जब उन्होंने भारत के मुसलमानों से कहा कि आप हमारी सहायता कीजिए, खलीफा का पद समाप्त कर रहे हैं, साथ के साथ जो आपका साम्राज्य है या फिर आपका धर्म है वो भी खतरे में है। इसी को देखते हुए जो भारत के मुस्लिम थे उन्होंने कहा हम किस प्रकार सहायता करें जब हम खुद ही अंग्रेजों के गुलाम हैं। इसी को देखते हुए दो व्यक्ति खड़े होते हैं जिन्हें अली बंधु के नाम से जाना जाता है। ये अली बंधु कहते हैं कि हम एक समिति का गठन करेंगे जिसका नाम होगा खिलाफत समिति। क्या नाम होगा? खिलाफत समिति। यानी यदि देखिए मुख्य रूप से जो ऑटोनोमन साम्राज्य था उसमें मुख्य रूप से तुर्की वाला स्थान जो मेन पॉइंट था, तो वहां से कहा गया कि यदि तुर्की पर ब्रिटेन अलग अलग भागों में बांटती है इस पूरे साम्राज्य को और खलीफा और हमारे धर्म के विरुद्ध जाती है, तो हम क्या शुरू करेंगे, अलग अलग देशों में, जो कि भारत में किस नाम से शुरू हुआ, खिलाफत आंदोलन के नाम से या फिर खिलाफत समिति का गठन किया गया। इसी प्रकार हर एक देश में इसके खिलाफ विरोध हुआ। ठीक है ना, किसका? जो ब्रिटेन ने ऑटोनोमन साम्राज्य को बांट रहा था, खलीफा के पद को खत्म कर रहे थे। ठीक, इसी को देखते हुए भारत में हुआ जिसे कहा गया खिलाफत समिति। खिलाफत समिति में महात्मा गांधी ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसका कारण यह था कि सबसे पहली बात यह है कि हम अपने देश के लोग हैं, ठीक है, हम आपस में एकता ना हो वो बात अलग है, हम लड़ रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन दूसरा हमारे ऊपर गलेवान पर हाथ नहीं डाले वो सबसे बड़ी बात होती है। ठीक, इसी को देखते हुए जो महात्मा गांधी थे उन्होंने भाग लिया और उन्होंने बहुत ज्यादा सहयोग भी किया। ठीक है, ऐसा सहयोग किया कि आखिरकार मुसलमान जो थे, खिलाफत जो समिति थी जिन्होंने गठन किया था अली बंधुओं ने, उसका पहला सम्मेलन हुआ था दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। और जिसके अध्यक्ष बन गए महात्मा गांधी। सबसे बड़ी बात है। तो पूछा जाएगा खिलाफत समिति के अध्यक्ष कौन बने? सबसे पहले महात्मा गांधी बने और अली बंधुओं ने इसका गठन किया। किसने? अली बंधुओं ने इसका गठन किया। ठीक है ना। ठीक, खिलाफत समिति जो थे उसके मुद्दे क्या क्या थे? मुद्दे भी तो कुछ होने चाहिए, एजेंडा भी तो कुछ होने चाहिए। तो उसके मुद्दे थे जितने भी मुस्लिम पवित्र तीर्थ स्थल या तीर्थ स्थान होंगे उन पर ब्रिटेन यानी अंग्रेजों का कोई भी अधिकार नहीं होगा। हम अपने हिसाब से साम्राज्य वहां का चलाएंगे, अपने हिसाब से चलेंगे जितने भी हमारे धार्मिक पवित्र स्थल होंगे। दूसरा, जितने भी आपने मुसलमानों के पुराने क्षेत्र जीते हैं उन्हें वापस करो। तीसरा, ऑटोनोमन साम्राज्य, जो ऑटोनोमन साम्राज्य है उसमें खलीफा ही प्रधान रहेगा, खलीफा का ही साम्राज्य उसमें चलेगा। ठीक है, ये थे खिलाफत समिति के कुछ एजेंडा। कौन कौन से? पवित्र स्थानों पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं होगा, हम अपने हिसाब से चलेंगे। दूसरा, पूर्व जो क्षेत्र आपने जीते उन्हें वापस करो। और तीसरा, ऑटोनोमन जो साम्राज्य है उसमें खलीफा का ही अधिकार रहेगा। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं खिलाफत आंदोलन कहां से कहां पर हुआ। पहला, दिल्ली में इसका पहली सभा हुई जिसके अध्यक्ष बने महात्मा गांधी और अली बंधुओं ने इसका गठन किया। यहां पर हमें हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिलती है। इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट दो एग्जाम्पल है। कौन कौन से? एक व्यक्ति होते हैं स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद ये जामा मस्जिद में जाकर हिंदू और मुस्लिमों को संबोधित करते हैं। ये एकमात्र भारत के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जामा मस्जिद पर जाकर, एकमात्र हिंदू जिन्होंने जामा मस्जिद पर जाकर हिंदू और मुस्लिमों को संबोधित किया और साथ ही साथ गायत्री मंत्र से, ठीक है ना, वेदों के मंत्रों से उच्चारण किया वहां पर। ठीक है ना, उन्हें वेदों के माध्यम से समझाया, वेदों की भाषाएं समझाई। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे। कौन? स्वामी श्रद्धानंद, जिन्होंने जामा मस्जिद पर जाकर हिंदू और मुस्लिमों को संबोधित किया और वेदों की बात करी। ठीक है, दूसरा हम देखने को मिलता है जो सैफुद्दीन किचलू थे, जो कि 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पर जो हमारा रोलेक्ट एक्ट था उसमें पकड़े गए थे। उन्हें गोल्डन टेम्पल की एक चाबी दी गई थी, गेट की एक चाबी दी गई थी। बहुत बड़ी बात है, सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है सिखों का, और उसकी जो एक गेट की चाबी थी वो सैफुद्दीन किचलू को दी गई थी। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। सिख धर्म और मुस्लिम, सिख मुस्लिम हिंदू एक तरफ हमें देखने को मिलते हैं, एक जुट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद शुरू होता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की गौर करना बात पर। असहयोग आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने कहा यदि अंग्रेजों का जो मनसा है, किसके खिलाफ? तुर्की के खिलाफ जो मनसा है, यानी ऑटोनोमन साम्राज्य जो है उसके खिलाफ जो मनसा है, यदि उससे भारत के मुस्लिम, कहां के? भारत के मुस्लिम, समझिएगा, महात्मा गांधी ने कहा
अंग्रेजों की जो मंशा है तुर्की के खिलाफ, यदि उस मंशा से यदि भारत के मुस्लिम नाराज होते हैं तो मैं असहयोग आंदोलन शुरू करूंगा। ठीक है, यानी यदि अंग्रेज अपना अधिकार करते हैं तुर्की पर और मुसलमान कहते हैं इससे हम खुश नहीं हैं भारत के मुसलमान, तो भारत में मैं अपने तरीके से एक आंदोलन शुरू करूंगा जिसका नाम होगा असहयोग आंदोलन। ऐसा ही हुआ और मुस्लिम भारत के खुश नहीं हुए। किससे? जो अंग्रेज का बिहेवियर था तुर्की के संबंध में या फिर ऑटोनोमस साम्राज्य के संबंध में, उसके संबंध में ही शुरू करते हैं महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन। कब शुरू होता है? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की घोषणा होती है। क्या होती है? घोषणा होती है असहयोग आंदोलन की। और सबसे बड़ी बात है, इसी दिन एक बहुत बड़े नेता तिलक की मृत्यु हो जाती है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 2 चीजें आपको याद रखनी है। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया जिसमें तिलक जी की मृत्यु हो गई। और असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया? क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कहा था यदि अंग्रेजों का बिहेवियर तुर्की के खिलाफ होगा और उससे मुस्लिम जो होंगे, जो कि भारतीय मुस्लिम, वो खुश नहीं होंगे, तो मैं अपने लेवल पर असहयोग आंदोलन शुरू करूंगा। असहयोग आंदोलन सीधा सीधा समझिएगा, देखिए इसमें मुस्लिम साथ देंगे, ठीक है, हिंदू साथ देंगे क्योंकि महात्मा गांधी चला रहे हैं। खिलाफ किसके हैं? अंग्रेजों के। अंग्रेजों के खिलाफ वैसे भी जाना था, क्यों ना मुस्लिमों को भी साथ ले लिया जाए। तो ये थी महात्मा गांधी जी की रणनीति। क्योंकि सीधी सी बात है, जब मुस्लिमों के लिए मुस्लिमों के नाम से शुरू किया जाएगा तो मुस्लिम भाग लेंगे बढ़ चढ़कर और हिंदू ले नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी है। ठीक है, तो कौन हुए? दोनों हिंदू मुस्लिम एकता एक हो गई और असहयोग आंदोलन बहुत अच्छे से चला, बहुत ही अच्छे से असहयोग आंदोलन चला। यदि पूछा जाए कब शुरू हुआ, मतलब ग्राउंड लेवल पर कब आया, जनता में कब आया, अभी तो नेताओं में था केवल। ठीक है, जनता में कब आया? तो जनता में नागपुर अधिवेशन हुआ था। कब? दिसंबर 1920 में, जब ये पटरी पर आया, मतलब जनता के बीच में ये आंदोलन आया। अभी तक जो था 1 अगस्त 1920 को इसकी घोषणा हुई थी बड़े बड़े नेताओं में, बड़े बड़े जो कार्यकर्ता थे उनमें। ठीक है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर कब आया? तो दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में ये क्षेत्रीय स्तर या फिर जनता वाले स्तर पर आया। इसमें किस किस चीज पर बात की गई? असहयोग का मतलब था हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। इसका मतलब, सहयोग का मतलब क्या है? हम डिपेंड थे अंग्रेजों पर। सहयोग का मतलब है कि जैसे कि हम लड़ेंगे नहीं तो हम कोर्ट नहीं जाएंगे, जब कोर्ट नहीं जाएंगे तो उनके कोर्ट नहीं चलेंगे, उनका रोजगार खत्म होगा। दूसरा, हम आपके स्कूलों में शिक्षा नहीं लेंगे, जब हम आपके स्कूलों में शिक्षा नहीं लेंगे तो सीधी सी बात है आपको रुपए नहीं देंगे, रुपए नहीं देंगे तो आपका रोजगार है खत्म होगा। हम आपके हॉस्पिटलों में नहीं जाएंगे, अपना इलाज खुद करेंगे। ठीक है, इन सभी चीजों पर गौर किया गया। बहिष्कार करेंगे यानी आपकी चीजों का बहिष्कार करेंगे। दूसरी बात, स्वदेशी चीजों का चालू करेंगे, जैसे कि चरखा चलाओ, खादी के कपड़े पहनो, स्वदेशी, रोजगार मिलेगा प्लस कपड़े पहनोगे खुद के देश के बने हुए, और उनका नहीं पहनोगे और उनका रोजगार खत्म होगा। इस प्रकार के कुछ एजेंडा रखे गए असहयोग आंदोलन में। असहयोग का सीधा सीधा मतलब है सहयोग ना करना। सहयोग किस प्रकार नहीं कर सकते? यदि आप एक बात समझिए, आप किसी दुकान से सामान खरीदते हैं और आप कह रहे हैं उस दुकानदार से मैं आज से आपका सहयोग नहीं करूंगा, तो सीधी सी बात है, सहयोग ना करने का मतलब ये नहीं है आप आज से उसे रुपए नहीं दोगे। सहयोग ना करने का मतलब आज से आप उसकी दुकान से सामान नहीं खरीदोगे। तो यही था असहयोग आंदोलन कि हम अब अंग्रेजों से सामान नहीं खरीदेंगे, यानी सहायता नहीं मांगेंगे, उनका रोजगार खत्म करेंगे। बहुत अच्छे से चला असहयोग आंदोलन। लेकिन जब सभी बड़े नेता पकड़ लिए गए, ठीक है, और 5 फरवरी 1922 को एक घटना होती है जिसमें धरना दे रहे थे, ठीक, कहां पर? यूपी में, गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन के पास, जिसमें पुलिस वालों ने गोलियां बरसा दी और 3-4 लोगों की मृत्यु हो गई। उसी के संबंध में जो वहां पर जनता थी उसने एक पुलिस स्टेशन को जला दिया, लगभग उसमें 22 कर्मचारी मारे गए और इसे नाम दिया गया चोरी चोरा हत्याकांड। इस चोरी चोरा हत्याकांड की वजह से 22 फरवरी, कब? 22 फरवरी 1922 को, 22 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया। इसके पीछे बहुत से लोगों ने बोला ये असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया? देखिए, पहली बात तो गांधी जी इनके बिल्कुल हिंसा के बिल्कुल विरोध थे, ठीक है ना। दूसरा, एक बात आप ये समझिए, 1920 में चीज शुरू हुई, 2 साल गुजर गए और आप कंपनियों में काम नहीं करोगे अंग्रेजों की, ठीक है, आप उनकी सेना में भर्ती नहीं होगे, आपका खर्चा कहां से चलेगा?
देखिए जो बड़े बड़े लोग होते थे उनका सबका इंतजाम हो जाता था, ऐसी मैं बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं सबका इंतजाम हो जाएगा। लेकिन जो मजदूर वर्ग था, गरीब वर्ग था, ठीक है ना, जो बिल्कुल नीचे तबके के लोग थे, यदि वो काम नहीं करेंगे, वो मजदूरी नहीं करेंगे तो वो खाएंगे कहाँ से। ठीक 2 साल गुजर चुकी थी, कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को भी ये लगा कि असहयोग वहीं तक सीमित है जहां तक जनता बची रहे। यदि मर जाएगी तो उससे अच्छा है कि हम गुलामी अच्छे हैं, जिंदगी तो जीने को मिल रही है, ऐसा तो नहीं है असहयोग की वजह से भूखे प्यासे हमने 2 साल विरोध किया, ठीक है, अंग्रेजों की चीजों का, लेकिन कहीं ना कहीं नौकरी करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं उनकी चीजों का प्रयोग भी करना पड़ेगा। ठीक, तो इसी वजह से कुछ ना कुछ कारण ये भी रहे असहयोग आंदोलन बंद करने के पीछे। ठीक, अहिंसा, हिंसा सबसे बड़ा कारण हिंसा रहा, हिंसा के पीछे थोड़ा सा बल दिया इन्हीं चीजों ने। ठीक, आज भी बहुत चीजों का विरोध किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सभी चीजें लोग करते हैं। ठीक, चलिए आज हमने पढ़ा खिलाफत और असहयोग आंदोलन। ठीक, एक बार हम दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या किस प्रकार पढ़ा। ठीक, आप नोट्स बनाते हुए चलना साथ ही साथ। देखिए सबसे पहले बात करें 1916 में हिंदू और मुस्लिम एक होते हैं, यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता होता है जिसे लखनऊ समझौते के नाम से जाना गया। उसके बाद रोलैक्ट एक्ट आता है जिसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया, जिसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ये 3 घटना हम पढ़ चुके थे। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद होता है प्रथम विश्व युद्ध, जिसमें गुट नंबर 1 में ब्रिटेन और अमेरिका थे, गुट नंबर 2 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ओटोनोमन साम्राज्य जैसे अरब, इराक, सीरिया और फिलिस्तीन थे। ब्रिटेन ने जो ऑटोनोमस साम्राज्य था उसे छोटे छोटे भागों में बांटना शुरू कर दिया और जो खलीफा का पद था उसे खत्म करना शुरू किया, जिसके कारण इन्होंने अपने दूतों को अलग अलग देशों में भेजना शुरू किया और कहा मुस्लिमों से जाके कहो कि उनका धर्म खतरे में है। उसके कारण भारत में अली बंधु, ठीक है ना, एक समिति बनाते हैं जिसे खिलाफत समिति के नाम से जाना गया, जिसमें कहा गया कि पवित्र तीर्थ स्थल जो होंगे उनमें अंग्रेजों का कुछ भी दखलंदाजी नहीं होगी। दूसरा, जो आपने मुस्लिमों के क्षेत्र छीने उन्हें वापस करो, और तीसरा, ऑटोनोमन साम्राज्य पर खलीफा का ही अधिकार होगा। उसके बाद खिलाफत समिति का जो पहला सम्मेलन था वो दिल्ली में हुआ और जिसमें जो अध्यक्षता की वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इसलिए करना चाहते थे क्योंकि लड़ाई थी अंग्रेजों से। सबसे अच्छी बात ये होगी यदि हम मुस्लिमों का साथ देंगे तो मुस्लिम हमारे साथ आएंगे, और हमें भी लड़ना अंग्रेजों से है, क्यों ना दोनों एक ही मिलकर लड़े। तो यही थी मंशा महात्मा गांधी की। उसके बाद हमें हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिलती है इसी समय पर, जैसे कि स्वामी श्रद्धानंद ने जामा मस्जिद पर जाकर हिंदू और मुस्लिमों को संबोधित किया वेदों के माध्यम से। उसके बाद गोल्डन टेम्पल की चाबी सैफुद्दीन किचलू को दी गई। ठीक, ये भी बहुत बड़ा ठीक एकता देखने को मिलती है। उसके बाद महात्मा गांधी ने कहा था यदि अंग्रेजों की मंशा तुर्की के खिलाफ गलत हुई और उससे भारत के मुस्लिम नाराज हुए तो हम असहयोग आंदोलन छेड़ेंगे, क्योंकि हम असहयोग आंदोलन मुस्लिमों के नाम से छेड़ेंगे। मुस्लिम हमारी तरफ आएंगे और हमारी तरफ हिंदू भी आएंगे, हिंदू मुस्लिम एक होकर लड़ेंगे अंग्रेजों से। ठीक, उसे वही हुआ और 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की घोषणा की गई, जिसके कारण तिलक जी की प्रथम दिन ही मृत्यु हो गई। उसके बाद जो क्षेत्रीय स्तर पर उतरा असहयोग आंदोलन वो दिसंबर 1920 को नागपुर अधिवेशन में हुआ। कहां पर? नागपुर अधिवेशन में उतरा, जिसमें कहा गया कि हम सहयोग नहीं कहेंगे अंग्रेजों का, जैसे कि हम उनकी सुविधाएं नहीं लेंगे, जैसे कि हम उनके कोर्ट में नहीं जाएंगे, ठीक है, उनके हॉस्पिटल्स में नहीं जाएंगे, उनके स्कूलों में नहीं जाएंगे, उनकी कंपनियों फैक्ट्रियों में नहीं जाएंगे। ये था किसका? असहयोग आंदोलन के एजेंडा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें फरवरी 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए बोला था, शुरू नहीं किया था, बोला था कि हम एक और आंदोलन शुरू करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, केवल बोला था। ठीक, उसके बाद 5 फरवरी 1922 को चोरी चोर हत्याकांड होता है, जिसके कारण 22 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। तो ये था हमारा खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो आपका काम रहेगा कि नोट्स बनाते चलना, साथ ही साथ रिवीजन करते चलना सभी वीडियो का, जो पहले हो चुकी हैं और जो अब होने वाली हैं और जो हो चुकी हैं। ठीक है, सभी का करते हुए चलना, आज की वीडियो, पहली वाली वीडियो, और नोट्स बनाकर बड़े अच्छे से बनाते चलना। एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे नोट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक, यदि वीडियो अच्छी लगी तो उसे शेयर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी थी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।